गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने बीते कल यानी सोमवार को 12 उम्मीदवारों की सूची और जारी की है। गौरतलब है कि तीसरी सूची के साथ बीजेपी ने 182 संसदीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 178 सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। बता दें कि पार्टी ने गांधीनगर दक्षिण से ओबीसी समुदाय के नेता अल्पेश ठाकोर को मैदान में उतारा है। सूची में अन्य नामों में राधनपुर से लविंगजी ठाकुर, पाटन से राजुलबेन देसाई, वीडी झाला हिम्मतनगर से, रीताबेन पटेल गांधीनगर उत्तर से, बाकाजी ठाकुर कालोल से, बाबू सिंह यादव बाटवा से, कमलेश पटेल पेटलाट से और अर्जुन सिंह चौहान महमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से हैं। बता दें कि पार्टी ने झालोद से महेश भूरिया, जैतपुर से जयंती भाई राठवा और सयाजीगंज से केओर रोगडिया को मैदान में उतारा है। इन 12 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव में 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। गौरतलब है कि गुजरात राज्य में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होना है। गौरतलब है कि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट समेत देश के 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य के बीच मुकाबला होगा। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं बीजेपी ने आजम खान के गढ़ रामपुर से आकाश सक्सेना और खतौली सीट से महिला प्रत्याशी राजकुमार सैनी को टिकट दिया है, जबकि खतौली सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान की सरदार शहर से अशोक कुमार पिंचा, बिहार की कुरहानी से केदार प्रसाद गुप्ता और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन सभी सीटों पर गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण यानी 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। समिट के उद्घाटन सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से बात करते नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी उद्घाटन सत्र के दौरान मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक से पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। वहीं सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन के घटनाक्रम से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें खाद्य और खाद्यान्न दोनों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आपसी समझौता करना चाहिए। बाली में 16 नवंबर तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इस वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेगा। वहीं इससे पहले बाली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया। दिल्ली के मेहरौली श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस की टीम आरोपी आफताब को दूसरी बार मेहरौली के जंगल में लेकर गई। दरअसल पुलिस श्रद्धा के अवशेषों की तलाश में आफताब को वन क्षेत्र लेकर गई थी। गौरतलब है कि आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर उसके शरीर को 35 हिस्सों में काटकर मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें वन क्षेत्र में कुछ हड्डियां मिली हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि 18 मई को अपनी 26 वर्षीय प्रेमिका के शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद आरोपी ने अगले दिन बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव को काट कर रख दिया। शव से बदबू न आए इसलिए घर में अगरबत्ती जलाई। गौरतलब है कि आफताब कथित तौर पर अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से प्रेरित था, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जो दोहरी जिंदगी जीता है। सूत्रों ने बताया कि एक प्रशिक्षित सेफ होने के नाते आफताब चाकू का इस्तेमाल करने में माहिर था। हालांकि वारदात में इस्तेमाल चाकू फिलहाल बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि आफताब ने 18 दिनों तक अलग अलग जगहों पर शव के टुकड़े फेंके थे। इतना ही नहीं, शक से बचने के लिए वो रात को करीब 2 बजे शव को पॉली बैग में भरकर घर से निकल जाता था। इस सारे मामले का खुलासा तब हुआ जब 8 नवंबर को पीड़िता के पिता महाराष्ट्र के पालघर से पुलिस टीम के साथ मेहरौली थाने में गुमशुदगी की शिकायत लेकर आए।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीबीआई को सौंपने की बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन मामले की जांच कर रहे एसआईटी को स्वतंत्र बना दिया। दरअसल अदालत ने ये भी फैसला सुनाया कि एक एकल न्यायाधीश सत्तारूढ़ टीआरएस के 4 विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए बीजेपी के 3 कथित एजेंटों की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की जाँच की निगरानी करेगा। वहीं प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीबी आनंद की अध्यक्षता वाली एसआईटी को निर्देश दिया कि वो राज्य और उसके आकाओं को राज्य की प्रगति के बारे में जानकारी न दें। एसआईटी को कोर्ट को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और किसी को नहीं। साथ ही टीम को यह भी निर्देशित किया गया है कि मीडिया को जानकारी लीक ना करें। अदालत ने सीबीआई से जांच कराने की बीजेपी की याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिया। बता दें कि रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, सिंहजी और नंद कुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था, जब वो कथित रूप से टीआरएस के 4 विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे। साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपए और 3 अन्य को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में स्थित होटल लेवाना को ध्वस्त करने का आदेश एलडीए ने जारी कर दिया है। विहित अधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी करते हुए कहा कि लेवाना होटल को 9 दिसंबर तक जवाब देना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो होटल को ध्वस्त कर दिया जाएगा और ध्वस्तीकरण का खर्चा होटल प्रबंधन से वसूला जाएगा। बता दें कि लेवाना होटल में भीषण आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एलडीए ने होटल के मालिक को 1 महीने का वक्त दिया है। इस दौरान होटल के मालिक को जहां अपील करनी हो कर सकते हैं। होटल लेवाना के ध्वस्तीकरण के लिए जोन 6 के विहित अधिकारी रामशंकर ने 9 नवंबर को ये नोटिस जारी किया। विहित अधिकारी ने आदेश में कहा कि कोर्ट की सुनवाई में होटल प्रबंधन को पूरा मौका दिया गया, मगर निर्माण के वैध होने के कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। वहीं होटल के मालिक कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दे सके। विहित अधिकारी रामशंकर ने अपने आदेश में कहा कि जिस स्थल पर होटल का अवैध रूप से निर्माण किया गया है, उसे नोटिस जारी होने की तारीख से 16 दिन के अंदर खुद ही तोड़ लें, वरना एलडीए को कार्रवाई करनी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एलडीए ने लेवाना स्वीट्स को तोड़ने की तारीख 9 दिसंबर तय की गई है। बता दें कि इस पूरे अग्निकांड मामले में 19 इंजीनियरों और अफसरों पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब हो कि आग लगने की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे, जिस पर लखनऊ के कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब और लखनऊ पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच समिति भी गठित की गई थी। इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद अपने वर्क लाइफ से ज्यादा अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। उन्हें अक्सर उनके कपड़ों की वजह से ट्रोल किया जाता है। अब एक बार फिर उन्हें अपनी रिवीलिंग आउटफिट्स के चलते बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार तो बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाव ने उर्फी जावेद पर ही निशाना साधा, मगर उर्फी किसकी सुनने वाली है। उन्होंने भी अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया है। दरअसल हिंदुस्तानी भाव ने इंस्टाग्राम पर उर्फी जावेद के कपड़ों पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, सुधर जा उर्फी, जय हिंद। ये मैसेज उर्फी जावेद के लिए है, जो आज के समय में खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही हैं। फैशन के नाम पर जो कपड़े पहनकर वो घूम रही हैं, उससे समाज में गलत असर पड़ रहा है। ये भारत की संस्कृति नहीं है, सुधर जा बहन। जय हिंद। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक। तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाना। अब उर्फी ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, पहली बात तो ये कि वह किसी से नहीं डरती, और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तानी भाव दोगला है। उर्फी ने कहा, शुरुआत में ये लोग मेरे दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन मैंने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो ये धमकी देने पर उतर आए हैं। आप लोग जो गाली देते हैं उसे पहले सुधार लीजिए। आपकी गालियों ने कितने लोगों को सुधारा है। मुझे सिर्फ सुधरना नहीं, बिगड़ना भी आता है।
आपने जो मैसेज मेरे लिए शेयर किया है वो बहुत ही अच्छा है और इससे लोगों के बीच बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। उर्फी ने आगे बताया कि कुछ टाइम पहले हिंदुस्तानी भाव उनसे अपना प्रमोशन करवाना चाहते थे, मगर जब एक्ट्रेस ने मना कर दिया तो वो अब धमकी देने पर उतर आए हैं। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वो ट्रोलिंग के चलते अक्सर मेंटली परेशान हो जाती हैं और अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इन दोनों की लड़ाई किस लेवल पर जाकर रुकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.